तो ये सिर्फ एक और भूतिया कहानी नहीं है। असल में ये इस बात की पड़ताल है कि डर काम कैसे करता है, कैसे एक बहुत ही मामूली सी आहट किसी के जहन में घर कर जाती है और फिर कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। चलिए भैरवपुर के इसी डरावने सच की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक बिल्कुल सुनसान गांव से। वहां खंडहर बन चुकी एक पुरानी हवेली खड़ी है और उस हवेली के बारे में बस एक ही बात कही जाती है। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। देखिए, यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव रखती है। तो भैरवपुर के इस अनसुने डर की शुरुआत आखिर होती कैसे है? कहानी में एंट्री होती है रीना की, जो इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अकेले उस हवेली में जाने का फैसला कर लेती है और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू हो जाता है। अब इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है ये शब्द आहट। देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक हल्की सी आवाज या कदमों की चाप नहीं है। कहानी के हिसाब से आहट एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास है, मतलब एक ऐसा डर जो सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता। और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और रीना का सामना इसी आहट से होता है। हवेली के अंदर अपनी टॉर्च की रोशनी में अचानक वो देखती है कि दीवार पर उसकी परछाई के साथ साथ एक और परछाई हिल रही है और फिर उसे धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज सुनाई देती है। बस उसका सारा आत्मविश्वास उसी एक पल में टूटकर बिखर जाता है। डर का पहला बीज बोया जा चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर फैलता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं रहता। आहट के कई चेहरे हैं और ये गांव के अलग अलग लोगों को उनके अपने अपने तरीकों से डराती है, जिससे ये डर और भी ज्यादा पर्सनल और भयानक बन जाता है। तो सबसे पहले रीना की ही बात करते हैं। हवेली की वो रात उसके लिए सिर्फ एक बुरा सपना बनकर नहीं रह गई, वो डर उसके साथ घर लौट आया था। अब दीवार पर दिखने वाली वो दूसरी परछाई और कदमों की वो अनजानी आहट उसकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन गई थी, जो उसे हर पल सताती थी। फिर आता है रघु, गांव का नाई। उसके लिए ये डर एक साए के रूप में सामने आया। तालाब के किनारे एक सफेद साया, जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं, सीधे उसके सामने आ जाता है। और इसका नतीजा, रघु अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और बार बार बस एक ही बात दोहराता है, आहट मुझे ले जाएगी। और अनिरुद्ध का क्या, जो स्कूल मास्टर है और हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, उसे कोई साया नहीं दिखता। उसके लिए डर एक फुसफुसाहट बनकर आता है। जब आसपास कोई भी नहीं होता, तब कोई सीधे उसके कान में फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा। इससे पता चलता है कि आहट किसी के भी सबसे बड़े डर का रूप ले सकती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। सावित्री को अपने आंगन में काली साड़ी पहनी एक औरत दिखती है। मोहन, जो पुजारी है, हवेली में लोहे की जंजीरों को अपने आप हिलते हुए देखता है। और अमर, जो बस ड्राइवर है, उसे अपनी खाली बस में एक अनदेखा पैसेंजर मिलता है। मतलब डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। और ये जो दहशत की लहर थी ना, ये अपने पीक पर तब पहुंचती है जब एक पीड़ित को दीवार पर खून से लिखा हुआ ये संदेश मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐलान था जिसने गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी कि इस डर से शायद कोई बच नहीं सकता। अब तक कहानी में जो किरदार थे वो सिर्फ डर का शिकार हो रहे थे, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। डर से भागने के बजाय वे सब अब सच की तलाश में निकलते हैं। अब उनके मन में बस एक ही सवाल था जो उन्हें एक साथ ले आता है। रीना, अनिरुद्ध और एक बहुत ही लॉजिकल पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद, वो सब मिलकर बस ये जानना चाहते हैं, ये आहट आखिर है क्या, क्योंकि डर की वजह जाने बिना उससे लड़ा भी तो नहीं जा सकता। और उनका प्लान बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, हवेली में फिर से एंटर करना। स्टेप 2, उस तहखाने को खोजना जिसके बारे में कहा जाता था कि सारे राज वहीं दफन हैं। और तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, जो भी सच सामने आए उसका सामना करना। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, तहखाने का राज। जैसे ही ये टीम हवेली के अंधेरे और बदबूदार तहखाने में उतरती है, माहौल एकदम तनाव भरा हो जाता है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि नीचे क्या उनका इंतजार कर रहा है। और उन्हें जो मिलता है वो उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देता है। तहखाने के दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, मेरा श्राप है आहट, जो सुनेगा उसका अंत होगा।
अब ये साफ था कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं, बल्कि एक श्राप की कहानी है। और तभी कोने से एक धुंधला साया उभरता है और एक आवाज गूंजती है जो अपना राज खुद खोलती है। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। पहली बार इस अनदेखे डर को एक नाम और एक पहचान मिली थी। और फिर वो उस श्राप के पीछे की दर्दनाक वजह बताती है। 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। दौलत के लालच में अंधे उसके पति ने उसे यहीं दफन कर दिया था। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि श्राप बना कैसे। ललिता की अनसुनी चीखें और मरते समय उसके कदमों की आवाज वही इस हवेली में हमेशा के लिए गूंजने वाली एक खौफनाक आहट बन गई। ये असल में बदला लेने वाली एक आत्मा की आवाज थी। राज तो खुल गया, लेकिन क्या कहानी खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, अनंत दहशत। क्या सच जान लेने के बाद डर खत्म हो जाता है? अब उस ग्रुप को एक सल्यूशन सूझता है। उनका मानना है कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो ललिता के अवशेष भी नष्ट हो जाएंगे और शायद ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक लॉजिकल लेकिन बहुत ही डेस्परेट कदम था। तो क्या ये प्लान काम आया? ख्याल तो यही था कि हवेली जल गई तो श्राप भी खत्म हो जाएगा, भैरवपुर में शांति लौट आएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आग एक इमारत को तो जला सकती थी, लेकिन एक आवाज को कैसे जलाती? आहट अब भी जिंदा थी। और कहानी का ये आखिरी सीन इस बात को साबित कर देता है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत लग रहा था, रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे पास आते कदमों की आहट। और यही कहानी का सबसे डरावना सच हमारे सामने आता है। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है जो सुनने वाले के पीछे पीछे हर जगह चलता है। श्राप हवेली से नहीं, बल्कि उस आवाज को सुनने वालों से जुड़ा था। एक बार सुन लिया तो वो हमेशा के लिए साथ है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या डर कभी सच में खत्म होता है? या एक बार जब ये हमारे अंदर घर कर लेता है तो ये बस सही मौके का इंतजार करता है फिर से आहट देने के लिए?